तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं द लॉरेंस बिश्नोई केस गैंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बाय ध्रुव राठी। सो दोज हु नो क्या कुछ हुआ था, लाइक आई गेस इंडिया में तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि क्या कुछ हुआ था क्या नहीं हुआ था। ध्रुव राठी का इस पे क्या कहना है वो देखते हैं। और आई गेस मेरे को भी अपना पीओवी उसी के अकॉर्डिंग देना चाहिए, क्योंकि मैं अपना पीओवी अगर एकदम से बोलना स्टार्ट करूँगा तो वो अलग ही साउंड करेगा, क्योंकि मेरा सोचना बहुत अलग है इन सब चीज़ों को लेके। तो बिना किसी देरी के जंप करते लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, ब्लैक बक यानी काले हिरण जैसे वन जीवों को बचाने के लिए किसी इंसान के अंदर कितना जुनून सवार हो सकता है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक नौजवान की जिसके डिस्ट्रिक्ट में हर महीने काले हिरण मर रहे थे। ये देखकर उसे गुस्सा आता था, वह उदास होता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि क्या किया जाए। जब ये लड़का कॉलेज में था तो इसने अपनी बिश्नोई कम्युनिटी की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी जो जंगलों को काटे जाने और वाइल्ड लाइफ को पहुंच रहे नुकसान को लेकर थी। यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। अपनी पढ़ाई पूरी करके ये गांव वापस आया और संकल्प लिया हिरणों को बचाने का। लेकिन सवाल ये था कि 20 साल का लड़का आखिर शिकारियों का मुकाबला कैसे करेगा। उसने सभी गांव वालों को कहा कि जब भी शिकार की कोई संभावना हो तो मुझे अलर्ट कर देना। एक बार गांव के एक इन्फॉर्मर ने उसे ऐसी ही जानकारी दी कि कहीं पर शिकार होने वाला है। सर्दियों की रात थी, तापमान करीब 14 डिग्री था, लेकिन फिर भी इस नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर गया। जब तक ये वहां पर पहुंचा, अफसोस हिरन ऑलरेडी मारा जा चुका था। उसका मांस वहां पकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसने पुलिस को बुलाया और शिकारी को गिरफ्तार करवाया। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। ये वहां के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग के जैसा था। कुछ समय बाद एक और ऐसा ही केस सामने आया। फिर से इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक हिरन मारा जाएगा, और एक बार फिर से वहां पहुंचने तक हिरन का शिकार किया जा चुका था। इसे एक युवक ने अकेले शिकारियों को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करी तो एक शिकारी ने उसके सिर पर बंदूक लगा दी। युवक ने कहा कि उसे डर तो महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि अगर किसी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी है तो यही सही। कुछ समय बाद पुलिस आती है और शिकारी को गिरफ्तार कर लेती है, और कुछ इस तरीके से इसकी जान बच पाती है। जानते हैं दोस्तों हमारी इस कहानी में ये युवक कौन है? ये हैं बिश्नोई, 51 साल के अनिल बिश्नोई। इनकी कहानी पब्लिश हुई थी द बेटर इंडिया में, एक बेहतरीन मीडिया पोर्टल जो रेगुलरली ऐसे बहुत से रियल लाइफ हीरोज पर स्पॉटलाइट डालते हैं। अनिल बिश्नोई राजस्थान के लक्सार गांव में रहने वाले एक किसान हैं। आज तक 300 से ज्यादा शिकारियों को रंगे हाथ पकड़ चुके हैं। ये केस दर्ज करवाते हैं, गवाही देते हैं, और जब तक केस चलता है फॉलो अप भी करते हैं और मुजरिमों को जेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लैक बक्स की मौत के पीछे शिकार के अलावा कुछ और भी कारण है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, एक्सट्रीम सींग के लिए आई गेस इनको मारा जाता होगा ज़्यादातर। ये खाने वाला तो एंगल आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पर्सनली, क्या पता हो, बट मेरे को लगता है कि आई गेस इनके जो सींग है वो बहुत यूनिक है, उसके लिए मारा जाता होगा। प्राइमेट्स, कुत्तों द्वारा काट लिया जाना। इसलिए अनिल बिश्नोई ने गांव से 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और 66 पोखर तैयार करवाए जहां गर्मी में जानवर पानी पी सके। किसी जानवर को चोट लगती है तो ये उसे अपने घर पर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेडिकल सेंटर पर फर्स्ट एड देते हैं। अगर हिरन के बच्चे की मां मर जाती है तो हिरन के बच्चे को तब तक पाल लिया जाता है जब तक वो जंगल में छोड़ने लायक ना हो जाए। आज राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 3000 लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं, और इतने सालों में उन्होंने मिलकर करीबन 10,000 काले हिरण और चिंकारा हिरण को मारे जाने से बचाया है। यही कारण है कि राजस्थान की सरकार ने अनिल बिश्नोई को अमृता देवी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अब कमाल की बात देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिश्नोई की जबरदस्त तारीफ में लगे हुए हैं। हमारे न्यूज मीडिया पर इनके चर्चे हर हफ्ते देखने को मिलते हैं, और एक ट्विटर यूजर ने तो ये तक कह दिया कि बिश्नोई भारत का नया भगत सिंह। अरे वाह, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये लोग अनिल बिश्नोई की बात नहीं कर रहे हैं। अनिल बिश्नोई को तो ये लोग जानते तक नहीं है, ये बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। तो भी फिर मेरे को भी स्टार्टिंग में यही लगा था, अनिल बिश्नोई के बारे में मेरे को भी नहीं पता था, इस वीडियो से पता चला है। और वो भी मेरा एक अंदाज़ा था, क्योंकि जो सलमान वाला इंसिडेंट हुआ है उसका चल के कि शायद से इतना ज़्यादा मानते होंगे। बट लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? इसने आज तक कितने काले हिरणों को बचाया है? ढूंढने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता कि इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कभी काम किया हो, बल्कि पता चलता है कि इस पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पता चलता है कि लॉरेंस तो एक गैंगस्टर है।
वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट, आप में से बहुत से लोगों ने डिमांड करी थी पिछले Q&A वीडियो में, तो अब इस वीडियो का जो रिसोर्सेज डॉक्यूमेंट है वो पब्लिकली अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, जहां इस वीडियो के सारे सोर्सेज लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आप में से कुछ लोग दिवाली की सेल मिस आउट कर गए और रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए जो दिवाली सेल है ध्रुव राठी एकेडमी पर, उसे कुछ दिन और बढ़ाया जा रहा है आगे। आपको फ्लैट 56% ऑफ मिलेगा सभी कोर्सेज पर, टाइम मैनेजमेंट कोर्स, चैट जीपीटी कोर्स और यूट्यूबर कोर्स। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए दिवाली 56। अब मिस आउट मत करना, यही मौका है अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, और ये कूपन कोड सिर्फ कुछ ही और दिन के लिए वैलिड है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी कोर्सेज का, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। चलिए अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अनिल बिश्नोई ने एक तरफ अपनी पढ़ाई करी सूरतगढ़ कॉलेज से और एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को अपना मिशन बना लिया। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई करी चंडीगढ़ कॉलेज से और क्या किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया। चलो ये तो अच्छी बात है, मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल होना चाहिए। भगत सिंह भी अपने कॉलेज के समय पॉलिटिकल थे, ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। मैंने एक ही वीडियो किया था इनके ऊपर जिसमें मैंने बताया था कि कैसे भगत सिंह हाईएस्ट ऑर्डर के इंटेलेक्चुअल थे, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, क्योंकि उनका कहना था बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उन्होंने कीर्ति जैसी पत्रिकाओं में बहुत से आर्टिकल्स लिखे, जैसे कि धर्म व फसाद ते उम्दा इलाज। इस आर्टिकल के जरिए उन्होंने बताया जनता को कि कैसे सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ रही हैं। वो उस समय के हुए दंगों की बात कर रहे थे कि कैसे लोग एक दूसरे को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि कोई हिंदू है, कोई सिख है तो कोई मुसलमान है। इस आर्टिकल में भगत सिंह ने सॉल्यूशंस भी बताए कि लोगों में वर्ग चेतना जगाई जाए, मतलब कि उन्हें एहसास कराया जाए कि वो हिंदू हो या मुस्लिम, आखिरकार वो हैं तो गरीब ही, और दुनिया भर के गरीब लोग, चाहे वो किसी भी रंग, रिलीजन या देश के हों, उनके वही अधिकार हैं। उनका फायदा इसी में है कि हर तरह के भेदभाव मिटा दिए जाएं और सत्ता को अपने हाथों में लिया जाए। ट्रू, आई टोटली एग्री विद दैट। और एक और चीज व्हाट आई पर्सनली फील इज, किसी को जान से मारना ये पावर किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, मतलब किसी के भी पास नहीं है। अगर आप उस पावर को अपने हाथ में ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। नो मैटर व्हाट हैपेंड, इफ इन केस द सिचुएशन इज लाइक कि वो आपको मार देगा अगर आपने उसको नहीं मारा, वो एक बिल्कुल अलग जोनर हो जाता है। बट इन केस आप टोटली सेफ हैं, आपको पूरी तरह से पता है कि आपको सामने वाला फिजिकली कुछ असोल्ट नहीं करने वाला है, और तब आप असोल्ट कर रहे हो तो वो बहुत गलत है। वो हक किसी को भी नहीं है, पूरी दुनिया में किसी को नहीं है। आखिर में उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के सच्चे हमदर्द इन समाधान के बारे में सोचेंगे और देश को आत्म विनाश से बचाएंगे। इन आर्टिकल्स की बात मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में करी है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या लॉरेंस ने इन समाधान के बारे में सोचा? क्या उसने देश की एकता को बढ़ाने के लिए कुछ किया? पूछो अपने आप से। भगत सिंह ने अफसोस जताया था कि जो किसान सभी के लिए अनाज उगाता है, आखिर वो भूखा क्यों रहता है? जो बुनकर सभी के लिए कपड़े बुनता है, उसके बच्चों के पास ही कपड़े क्यों नहीं होते? तो क्या लॉरेंस ने इसके लिए कोई विरोध प्रदर्शन किया कि किसानों को उनकी फसलों का ऊंचा दाम मिले? नहीं। तो क्या थी लॉरेंस बिश्नोई की स्टूडेंट पॉलिटिक्स? पुलिस डोसियर से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चुनाव में किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहा था जब दूसरी चुनावी पार्टी वालों से झगड़ा हो गया। उसके एक दोस्त ने पहले वार्निंग देने के लिए बंदूक चलाई और 5 दिन बाद उसने और उसके दोस्तों ने राइवल कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने वाले किसी आदमी की कार जला दी। उसके 8 दोस्तों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। जेल में वो हथियारों के सप्लायर से मिला। जेल से जब बाहर आया तो गुंडागर्दी चलती रही, उस पर कई केस हुए, लेकिन दोनों पार्टी ने जब समझौता कर लिया तो केस क्वॉश हो गए। ये साल 2010 की बात है जब उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा। इस आर्टिकल को देखिए। चुनाव हार गया तो एलिजिडली इसने अपने राइवल कैंडिडेट को अटैक कर दिया। साल 2011 में जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत गया। कॉलेज में रहते रहते ही करीब 18 मुकदमे इस पर दर्ज हो चुके थे। साल 2012 में लॉरेंस को उसकी लॉ डिग्री मिल जाती है और कोई भी आम इंसान अपनी लॉ डिग्री लेने के बाद क्या करेगा? लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर देगा। लेकिन क्या लॉरेंस ने ऐसा किया? नहीं किया। वो कोर्ट तो गया, लेकिन मासूम लोगों को न्याय दिलवाने के लिए नहीं, वकील की तरह नहीं, बल्कि एक अक्यूज्ड की तरह कोर्ट गया। 2013 में उसने अपनी तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए किसी को नॉमिनेट किया और इस आर्टिकल को देखिए। कैंपेन के दौरान एलिजिडली उसने और उसके एसोसिएट्स ने राइवल नॉमिनी को जान से मार दिया और ये लोग फरार हो गए। 2014 में लॉरेंस एक पुलिस पिकेट पर पकड़ा गया। 2015 में एक कोर्ट में पेशी के दौरान वो पुलिस कस्टडी से भाग गया, लेकिन उसे फिर से गिरफ्तार किया गया।
इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो गैंग के मुखिया के रूप में अपनी पोजीशन जमा चुका था। अब लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ ने गैंग को चलाना शुरू किया। साथ ही इस नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है दोस्तों, इसलिए जेल में रहकर भी क्रिमिनल अपना धंधा चला पाता है। टू बी फेयर, ये सब चीज़ें सबने देखे, वीडियो कॉल चल रही थी, न्यूज़ मीडिया से बातचीत चल रही थी, और चीज़ें हो रही थी। इवन ये बात हर किसी इंसान को पता है कि वहाँ पे लाइक सिगरेट वगैरह पास ऑन होती है, ड्रग्स वगैरह पास ऑन होते हैं, ये सब ने देखा है, सब जानते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन आज तक नहीं हुआ। आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को देखो पॉलिटिक्स की ऑलमोस्ट ज़ीरो नॉलेज है, तो मैं उसके बारे में तो कुछ जानता नहीं हूँ, तो मेरा बोलना भी नहीं बनता। बट ये बात तो एटलीस्ट सबको पता है कि वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। वहाँ पे लोग एक तरह से, आप सज़ा काट रहे हो तो आपको आपकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए बेसिकली सज़ा में, और आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है तो गलत है। वेदर इट्स प्योर वाटर ओनली, मतलब साफ पानी भी अगर उनको मिल रहा है, अगर उनके सजा के टाइम पे नलके वाला पानी नहीं मिल रहा है या नॉर्मल पानी नहीं मिल रहा है, प्योरीफाइड वाटर बॉटल मिल रही है बिस्लेरी की, वो भी गलत है, क्योंकि वो सजा काट रहे हैं। टू बी फेयर, चाहे कोई भी हो, मैं किसी की डेडिकेटेड बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी इंसान हो, अगर एक जेल में है, उसको वो सज़ा मिली है कि वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं रख सकता। मैं कांटेक्ट पे तो बात ही नहीं कर रहा, जबकि ये सबको पता है कि बाहर की दुनिया से भी पूरा कांटेक्ट है, कि उसके पास फ़ोन नहीं हो सकता, वो सिगरेट नहीं पी सकता, स्मोक नहीं कर सकता, अल्कोहल नहीं ले सकता, और वो सब खुलेआम चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, जानने के बाद भी कैसे चल रहा है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो अब लॉरेंस ने हाथ मिलाया एक और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से। बाद में इनका झगड़ा हो गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब ये साथ थे तब लॉरेंस काला जठेड़ी गैंग ने मिलकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 30 मर्डर किए। मर्डर का मतलब समझते हैं आप? फिल्मों में एंटरटेनमेंट के नाम पर मर्डर इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, स्टाइलाइज्ड है, जैसे कि पबजी जैसा कोई वीडियो गेम हो। मानो गेम ओवर हुआ तो फिर से रीसेट हो जाएगा, लेकिन असल जिंदगी में जब लोग मारे जाते हैं तो वो लौट कर नहीं आते। हमेशा के लिए उनके परिवार उजड़ जाते हैं, ना केवल फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली भी। 30 से ज्यादा परिवार उजड़ गए यहाँ पर। लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था दविंदर बम्बीहा। किस बात पर दुश्मनी थी इन लोगों की? क्या ऐसा था कि दविंदर बम्बीहा एक इंटरनेशनल नेटवर्क की मदद से देश में धार्मिक दंगे भड़काने का काम कर रहा हो, या फिर युवाओं को ड्रग्स सप्लाई कर रहा हो और लॉरेंस यहाँ इन सबको रोकना चाह रहा हो? नहीं। ओके, एक गाने में मैंने शायद से बम्बीहा बोले सुना है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। तो क्या इससे रिलेटेड वो इशू था? प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मेरे को देखो डीप नहीं पता है, और जब तक नहीं पता है मैं हवा में तीर नहीं मारूंगा। मेरे को बस याद आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ सुना है गाने में पाजी के, तो मेरे को बता देना एक बार। या फिर युवाओं को ड्रग्स सप्लाई कर रहा हो और लॉरेंस यहाँ इन सबको रोकना चाह रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे कल को अगर कोई लॉरेंस पर बॉलीवुड फिल्म बनेगी तो जरूर ऐसा कुछ ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन कर देंगे लोग, लेकिन सच्चाई यह है कि लॉरेंस और दविंदर की दुश्मनी थी एक्सटॉर्शन मनी, यानी हफ्ता वसूली को लेकर। इसका मतलब है कि खून पसीने की, मेहनत की कमाई करना जिसके बस की बात नहीं है, वो लोग दूसरों को धमकाकर उनका पैसा लूटते हैं। धमकी देते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे, और अगर पैसा दोगे तो कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे गैंग से भी तुम्हें बचाएंगे। दविंदर बम्बीहा का एक्सटॉर्शन रैकेट चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में चलता था। लॉरेंस को भी यही पाप की कमाई चाहिए थी, तो इनकी इंटर गैंग राइवलरी की वजह से पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में शूटआउट्स हुए। हफ्ता वसूली के अलावा लड़ाई का एक और कारण था पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी के खिलाड़ियों पर अपना शिकंजा कसना। लेकिन सितंबर 2016 में दविंदर बम्बीहा एक पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਪੁਲਿਸ एनकाउंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। जो आजकल का यूथ बड़ा आकर्षित होता है इन गैंगस्टर्स को देखकर, वो ये बात अच्छे से समझ ले, जब भी कोई गैंगस्टर जिंदा होता है उसे छुप छुप कर रहना पड़ता है, या तो जेल में, और अगर जेल में नहीं है तब भी उसकी जिंदगी एक लग्जरी जेल की जैसी ही होती है। भले ही उसके पास पैसा है, लग्जरी है, लेकिन उसे रहना पड़ता है छुप छुप कर। अब चाहे ये लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर दाऊद इब्राहिम, जिस तरह आपके और मेरे जैसे लोग कभी इंडिया गेट पर मजे से कुल्फी खाते हैं, कभी ऋषिकेश में दोस्तों के साथ राफ्टिंग करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये सब आजादी इन गैंगस्टर्स को नसीब नहीं होती। इन्हें हर समय डर लगा रहता है कि कोई इन्हें मार देगा, या तो कोई दूसरा गैंगस्टर इन्हें मार देगा, या फिर पुलिस इनकाउंटर में मारे जाएंगे, या फिर जेल में बंद रहेंगे। ये भी हो सकता है कि जेल के अंदर अंदर ही इन्हें मार दिया जाए।
दविंदर बम्बिहा के अलावा कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि लॉरेंस गैंग का एक और मशहूर गैंगस्टर था अंकित बहादुर। जब लॉरेंस को जेल हुई तो पंजाब और राजस्थान में अंकित ने ही गैंग को संभाला। इस पर 4 मर्डर और 15 एक्सटॉर्शन केसेस चल रहे थे और फरवरी 2019 में जीर कपूर में पुलिस इसका एनकाउंटर कर देती है और यह मारा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जनसत्ता की एक रिपोर्ट में बताया कि इसकी मौत के बाद इसके पिता ने अस्पताल में इसका शव ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने जो किया है उसका अंजाम यही होना था और मैं देश के यूथ से अपील करता हूं कि कोई भी मेरे बेटे जैसा ना बने। अगर कोई बनेगा तो उसके साथ भी यही होगा। ऐसे ही एक कहानी है ड्रेडेड क्रिमिनल जितेंद्र गोगी की। ये भी लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग से जुड़ गया था। 4 साल तक पुलिस से आंख मिचोली चलती रही और आखिरकार मार्च 2020 में पुलिस ने इसे धर दबोचा। रोहिणी कोर्ट में इसे हियरिंग के लिए लाया जा रहा था कि तभी 2 लोग वकील के कपड़ों में आए और कोर्ट प्रेमिसेस में ही इसे गोली मार दी। ये 2 असैसिन्स जग्गा और राहुल भी वही पुलिस द्वारा मार दिए जाते हैं। ये जितेंद्र गोगी के राइवल सुनील बालियान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के गैंग के लोग थे। इसके करीबन 1.5 साल बाद टिल्लू ताजपुरिया को भी मार दिया जाता है। कहां पर? तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में। गोगी गैंग के 4 लोगों ने उस पर लोहे के सुओं से 100 से ज्यादा बार हमला किया। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो मैं यहां नहीं दिखा सकता, लेकिन जो लोग क्राइम से बहुत आकर्षित होते हैं उन्हें यह सर्च कर लेना चाहिए यूट्यूब पर। इस तरह बदला लेते हुए और उस बदले का बदला लेते हुए गोगी और टिल्लू गैंग की राइवलरी में इन्हें मिलाकर 20 लोग मारे जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट गोल्डी बरार ने इसके बाद फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि आज गोगी मान ग्रुप वाले भाइयों ने सारे भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया बड़े भाई गोगी का बदला लेके। और भी जो कुत्ते जिंदा रह गए हैं उनका भी नंबर जल्दी आएगा। इन गैंग्स की दोस्ती दोस्तों कोई शोले फिल्म वाली जय वीरू की तरह दोस्ती नहीं होती, बल्कि इसका भी फंडा होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और जितेंद्र गोगी गैंग के अलावा इनके सिंडिकेट में कुछ और गैंग्स थे, जैसे सुब्बे गुर्जर और राजस्थान बेस्ड आनंदपाल सिंह। इनमें से सुब्बे गुर्जर को 2021 में हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और 2022 में मानेसर नगर निगम और पुलिस उसके आलीशान 4 मंजिला घर को गिरा देती है। क्राइम की कमाई से बने हुए इस घर की कीमत थी 4 करोड़ रुपए। बताया गया कि यह गैर कानूनी तरीके से बनाया हुआ था। दूसरी तरफ आनंदपाल सिंह पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। कुछ महीने पहले एक सीबीआई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आनंदपाल सरेंडर कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। आनंदपाल की एसोसिएट अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स ने काला जठेड़ी से शादी कर ली थी। तो एक तरफ है ये लॉरेंस काला जठेड़ी ब्रो, क्या चल रहा है ये? मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। बट दुनिया में क्या चल रहा है? एक ही लाइफ है यार, चैन से जियो और चैन से जीने दो, इज व्हाट आई पर्सनली फील फॉर एवरीवन। सिर्फ इस टॉपिक पे तो मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं है। और बट चाहे कोई भी हो, किसी को मारने का हक नहीं है मेरे हिसाब से। और हर एक मैटर मेरे हिसाब से लीव इट। आई गेस मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में बोलूँ, तो इट्स बेटर टू जस्ट लिसन एंड टू जस्ट फोकस ऑन क्या सही है क्या गलत है, मेरे खुद के लिए, जो मेरी वीडियो के थ्रू ये वीडियो देख रहा है उसके लिए, और जो ध्रुव को डायरेक्टली देख रहा है उसके लिए। तो मैं उस पर बात करूंगा एंड में। गोगी, सुब्बे गुर्जर और आनंदपाल सिंह का क्राइम सिंडिकेट और इनके खिलाफ एक दूसरा क्राइम सिंडिकेट जिसमें शामिल थे दविंदर बम्बिहा गैंग, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, संदीप ढिल्लू और कौशल चौधरी। इनमें से बम्बिहा और टिल्लू मारे जा चुके हैं और बाकी तीनों जेल में बंद हैं। नीरज बवाना के ऊपर 40 से ज्यादा केस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग के केस शामिल हैं। अप्रैल 2015 की एक रात वो अपने परिवार से चोरी छुप के मिलने जा रहा था जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2017 में उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल दिया जाता है, यानी कि उसके आसपास कोई भी और कैदी नहीं होगा। उसका वकील कोर्ट में बाद में गुहार लगाता है कि अकेलेपन की वजह से वो डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। अप्रैल 2018 में कोर्ट आदेश देता है कि उसे दूसरे सिक्योर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां उसे दूसरे कैदियों से बात करने का मौका मिल सके। पुलिस ने उसके एक एसोसिएट सचिन उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार किया।
वो जिस घर में रह रहा था वो नीरज के पिता प्रेम सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। उस घर में एक MG हेक्टर मिली, एक स्कॉर्पियो जिसे मॉडिफाई करवाकर बुलेट प्रूफ बनाया गया था, 4 देसी कट्टे, 79 कारतूस और 2 स्पेयर मैगजीन्स भी वहां बरामद हुई। इस वजह से नीरज के पिता प्रेम सिंह को भी अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा गैंगस्टर संदीप ढिल्लू 2018 में पुलिस कस्टडी से भाग गया था। 2020 में उसे सिलीगुड़ी में गिरफ्तार किया जाता है और आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। 2 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, इनकाउंटर के डर से पत्नी ने वायरल किया वीडियो। ढिल्लू की पत्नी वीडियो में कहती हुई दिखती हैं कि मैं प्रियंका, वाइफ ऑफ संदीप, मेरे पति को पकड़ लिया गया है, मुझे डर है कि मेरे पति का इनकाउंटर ना हो जाए। मैं ये किस्से आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि इन गैंगस्टर्स की जिंदगियां कैसी बीतती हैं। अगर कोई नौजवान फैसला करता है क्राइम की दुनिया में कदम बढ़ाने का, तो उसके परिवार के सदस्यों को, रिलेटिव्स और दोस्तों को क्या क्या सहना पड़ता है। तीसरा गैंगस्टर यहां पर था कौशल चौधरी। इसके बारे में पिछले साल खबर आती है कि इसने पुलिस कस्टडी में नाई से एक हेयर ट्रिमर छीनकर आत्महत्या करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने इसे बचा लिया और अटेम्प्ट टू सुसाइड का एक और केस इस पर लगा दिया। इसी हफ्ते इससे जुड़ी हुई 2 और खबरें आई हैं। पहली ये कि इसके 2 शूटर्स ने दिल्ली के रानी बाग में एक बिजनेसमैन के घर पर गोलियां चलाई। 15 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन के लिए एक स्लिप छोड़ दी जिस पर लिखा था कौशल चौधरी, पवन शौकीन, बमबीहा गैंग। दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी खबर देखिए, कौशल चौधरी ने लॉरेंस को मरवाने के लिए प्लान बनाया। इसी से ही रिलेटेड कुछ दिन पहले की यह खबर भी देखिए। क्षत्रिय करनी सेना ने 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने की घोषणा करी है उस पुलिस ऑफिसर को जो लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेवारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। कुछ दिन बाद इस खबर में अपडेट आता है कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ही नहीं, अगर साबरमती जेल में बंद कोई कैदी भी लॉरेंस को मारेगा तो भी उसे ये इनाम मिलेगा। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से कौशल चौधरी भी लॉरेंस की हिट लिस्ट पर है। ऐसा लॉरेंस ने NIA को पूछताछ में बताया। क्या कारण है इसके पीछे? कौशल चौधरी का रोल बताया जाता है विक्की मिद्धू खेड़ा के मर्डर में। विक्की लॉरेंस का करीबी था उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से। अगस्त 2021 में उसका मर्डर किया जाता है। विक्की का नाम अक्टूबर 2020 की सिर्फ एक FIR में था। ओके, आई गेस ये वाला वीडियो मैंने देखा है। ये वो शायद से बंदा जिसकी भी बात हो रही है वो नॉर्मल चल के आता है बाइक के पास में, अपने गाड़ी में बैठने लगता है और एकदम से फायर आने लगता है, वो भागता है वहां से। उसके बाद क्या हुआ वो कैमरे में कैप्चर नहीं होता। आई गेस ये वही वीडियो है, मैंने शायद से ये देखा हुआ है, जो लिखी गई थी चंडीगढ़ के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में। इस FIR में विक्की पर आरोप था कि वो लॉरेंस गैंग का मेंबर था और उस गैंग के सदस्यों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था। मर्डर के 1 साल बाद मोहाली के SSP विवेकशील सोनी ने भी अपने बयान में यही कहा था कि लॉरेंस गैंग का करीबी होने के कारण विक्की राइवल बमबीहा गैंग का टारगेट था। दविंदर बमबीहा के मारे जाने के बाद इस गैंग को चला रहा था लक्की पड़ियाल। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने केस को क्रैक करते हुए बताया कि लक्की पड़ियाल के इंस्ट्रक्शंस पर कौशल चौधरी और अमित डागर ने इसकी साजिश रची थी। 4 शार्प शूटर्स को इसके लिए हायर किया गया था और बमबीहा गैंग के 12 गैंगस्टर्स गिरफ्तार हुए थे, जिनमें 3 शूटर्स शामिल थे। उन्होंने भी इंटेरोगेशन में कौशल चौधरी और अमित डागर का नाम लिया। यहाँ हमारी कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। अमित डागर को लेकर नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक समय पर कौशल गिरोह के अमित डागर ने लॉरेंस को धमकी देकर फिरौती मांगी थी। लॉरेंस के फिरौती ना देने पर अमित डागर के गुंडों ने लॉरेंस से जुड़ी हुई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी की जयपुर में हत्या कर दी। बताया जाता है कि तब लॉरेंस बिश्नोई ने अमित डागर को 5 करोड़ रुपए की फिरौती दी थी। आज के दिन कौशल चौधरी और अमित डागर दोनों जेल में हैं लॉरेंस बिश्नोई की तरह। अमित डागर ने लव मैरिज करी थी ट्विंकल से। पिछले साल उसकी गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। ACP वरुण दहिया ने बताया कि वो अमित डागर के गैंग को ऑपरेट कर रही थी। उसके खिलाफ शिकायत थी कि वो गुड़गांव की खांडसा मंडी में सब्जी बेचने वालों से 3 से 4 हजार रुपए की उगाही करवाती थी। उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी। ये उसके साथ मिलकर खांडसा मंडी के अंदर एक्सटॉर्शन उगाही वगैरह का काम कर रही थी। इसके ऊपर अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के संबंध में कुछ ऐसे संगीन आरोप हैं जिसके तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई गई। कौशल चौधरी और अमित डागर के अलावा लॉरेंस ने एक और टारगेट बताया था, मनदीप धारीवाल। लॉरेंस ने एलेज किया था कि मनदीप, ये नाम रुक ही नहीं रहे हैं, कितने नाम है, कितने लोगों ने क्या क्या कर रखा है यहाँ पे। इसका एंड रिजल्ट क्या है ब्रो? ये सब खत्म तो कभी नहीं होएगा जिस हिसाब से ये दिख रहा है मेरे को।
इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, कभी भी ये ख़त्म हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट से इनकी लड़ाई, इनकी गवर्नमेंट से लड़ाई, आम जनता बीच में पिसती रहेगी, आपस में गैंग्स वॉर्स जो भी है पड़े वो भी होते रहेंगे। लाइक वट एंड ऑफ द डे वट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट ब्रो। लाइक अगर मैं एक आम इंसान हूँ तो मेरे को तो यही डर रहेगा कि किसी और की चलती लड़ाई के बीच में मैं ना पिस जाऊँ फालतू में। जस्ट सपोज जहाँ पे भी ये सब शूट आउट वगैरह हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ऐसा तो है नहीं वहाँ पे कोई एक आम इंसान नहीं रह रहा होगा, आसपास से गुजर भी रहा होगा, कुड बी अ केस कि उसको लग जाए, नहीं लगी तो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव सोच के चलो, एक कोई बुजुर्ग जा रहा है जिस हार्ट का पेशेंट है, फायर सुनते हुए बेचारा डेड हो जाएगा। लाइक इन सब के बीच में जो आम जनता पिसती है ना, वो सबसे गलत है। लेकिन आपका आपस में जो भी रंजिश है, जो भी चल रहा है, ने विक्की के हथियारों की मदद की थी। मनदीप भी लक्की पड़ियाल से जुड़ा हुआ था, उसके धंधे को मैनेज करता था। फिलीपींस में इसको मार दिया जाता है और लॉरेंस गोल्डी बरार गैंग इसकी जिम्मेवारी लेता है। एक और टारगेट शगनप्रीत सिंह, जो लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर थे। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इसके पर्याप्त सबूत हैं कि लक्की पड़ियाल के साथ शगनप्रीत भी विक्की मर्डर में मुख्य साजिश करता था। वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया था, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का ओपन वारंट जारी हो चुका है, उसे वापस भारत लाने की कोशिश चल रही है। मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है और लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड मर्डर की जिम्मेवारी लेता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कहा था कि विक्की के मर्डर में शगनप्रीत सिंह और सिद्धू मूसेवाला शामिल थे। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में सिद्धार्थ बैनर्जी की एक रिपोर्ट छपी, जिसमें कई सोर्सेस के आधार पर बताया गया कि जैसे ही कोई आर्टिस्ट एक बड़ा नाम बन जाता है, उसके पास एक्सटॉर्शन के लिए धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। कई पंजाबी सिंगर्स के एक मैनेजर ने बताया कि सिंगर्स को पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। वहां कुछ गुंडे सिंगर से बात करते हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स के बीच में कहीं होते हैं। मान लीजिए कि वो स्टूडेंट पॉलिटिशियन गैंग ए के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ समय बाद सिंगर को गैंग बी से एक्सटॉर्शन का कॉल आता है, तो कई बार सिंगर फिरौती की रकम दे देता है, लेकिन कई बार वो स्टूडेंट पॉलिटिशियन से बात करता है और गैंग ए से मदद लेता है। सिंगर खुद से किसी भी गैंग या नेक्सस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन इस तरीके से बीच में फंस जाता है। एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने DW से बात करते हुए बताया कि इस तरह सिंगर्स जिन खराब एलिमेंट्स की पेट्रनेज लेते हैं, कुछ समय बाद वो खुद उनके लिए एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद था दोस्तों, गॉट इट। पिछले 3 घंटे से लगातार मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन हो जाती है, इधर नहीं तो उधर तो जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो की देनी जिंदगियां पड़ेगी। असली में जाते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद था दोस्तों आप लोगों को दिखाना कि गैंगस्टर्स की जिंदगियां असली में कैसी होती हैं। फिल्मों में और न्यूज चैनल्स के द्वारा अक्सर गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बड़े स्टाइलिश तरीके से उन्हें दिखाया जाता है। यही कारण है कि भाई एक बार को ना, मतलब जो कहा जाता है ना, मैं उससे भी अपोजिट कहता हूँ। एक बार को ना रोती हुई लड़की और हंसते हुए लड़के पे ट्रस्ट कर लेना, लेकिन हमारी इंडियन मीडिया पे कभी ट्रस्ट ना करना। इससे बड़े चाटुकार दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो। और ये बात मैं ध्रुव राठी से भी पहले से बोलता आ रहा हूँ, मैं फील करता हूँ कि इनसे बड़े चाटुकार मैंने कहीं नहीं देखे। जिसकी सरकार ये उनके कुत्ते, मैं ये खुला बोल रहा हूँ। बहुत से लोग इन गैंगस्टर्स को वर्शिप करने लग जाते हैं, लेकिन ये है असलियत। कोई गैंगस्टर पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, किसी को राइवल गैंग द्वारा मार दिया जाता है तो कोई जेल में है, किसी के पिता जेल में है, किसी की पत्नी जेल में है, किसी के कजन का मर्डर हो गया है तो किसी के दोस्त का। जो जिंदा है वो इसी डर में जीते हैं या डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो जैसा फिल्मों और गानों में दिखाया जाता है, गैंगस्टर लाइफ वो जिंदगी असलियत में इतनी चिल नहीं है ब्रो। अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करने की सोचो। नौकरी नहीं लग रही तो कोई स्किल सोचो, वैसे किसी काम धंधे की सोचो। एलियनेटेड महसूस करते हो तो अपने परिवार के सदस्यों को रीच आउट करो, अपने दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो। लेकिन कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से इस गलत रास्ते पर मत चलना। और किसी को अगर इंस्पिरेशन के तौर पर देखना है तो अनिल बिश्नोई जैसे लोगों के बारे में पढ़ो और उनसे सीखो। एक सलाम यहाँ पर सभी ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को, चाहे वो NIA के ऑफिसर्स हो या पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट हो, उत्तर प्रदेश की ATS हो, हरियाणा की पुलिस हो या दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोग हो। हर एक वो इंसान जो अपनी ईमानदारी पर टिका हुआ है और देश को क्राइम से बचा रहा है।
इन सभी को दिल से सलाम। इस वीडियो में मेरा फोकस दोस्तों गैंगस्टर्स की खुद की जिंदगियों पर था, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसका एक पार्ट 2 भी बन सकता है इस वीडियो का, जिसमें मैं बात करूं ये गैंगस्टर कल्चर एक्चुअली में बाकी देश पर क्या इंपैक्ट डालता है, हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ता है, बॉलीवुड का क्या नेक्सस रहा है अंडरवर्ल्ड के साथ, और फिल्मों में कैसे गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई किया गया है। अगर आप ये वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। Okay. So that was my reaction on Lawrence Bishnoi case, Gangs of North India, ध्रुव राठी। तो यार मेरे पास ज़्यादा इसके लिए बोलने को है नहीं, बट इन केस यू आर अ टीन सीधा बोल तो टीनेजर, अगर आप एक बिल्कुल ही यंग जनरेशन है और आप इन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं, स्पेशली आप बॉलीवुड से, मूवीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं, या हॉलीवुड या किसी से भी इंस्पायर हो रहे हैं, स्पेशली गैंग्स से, शूट आउट से, इन सब चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं ना, यू डेफिनेटली नीड्स टू वर्क ऑन योर सेल्फ। लाइक आप ज़िंदगी में फेल हो जाओ 100 बार चलेगा, लेकिन पास होने के लिए अगर गलत रास्ता चुन रहे हो तो वो नहीं चलेगा। प्लीज़ ध्यान रखें। और मन में आइडिया आ भी रहा है, चाहे गलत आ रहा है, चाहे सही आ रहा है, चाहे गलत तुमको सही लग रहा है, प्लीज़ रीच आउट योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर ब्रदर सिस्टर, योर क्लोज फ्रेंड्स, एनीवन, प्लीज़ रीच आउट। वो तुमको असली गाइड करेंगे। सो दैट वाज माय रिएक्शन। अभी चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर, सयोनारा।